हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट लाइव लेक्चर। फोटोसिंथेसिस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने लाइट रिएक्शन में कंटिन्यूटी में क्या देखा था बच्चों, पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट का क्या रोल होता है लाइट रिएक्शन में। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमने जेड स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करी थी बच्चों। और जब अकेला दोनों में से एक ही सिस्टम काम करता है, सिर्फ पीएस फर्स्ट काम करता है बच्चों, तो हमने देखा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। दोनों कैसे होते हैं, क्या सिंथेसाइज होता है दोनों में, एक में एनएडीपीएच और एटीपी दोनों सिंथेसाइज हो रहे थे, एक में सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था बच्चों। ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसके अंदर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहानी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, एनएडीपीएच एटीपी का सिंथेसिस हो चुका है। अब ये एटीपी का सिंथेसिस हुआ कैसे है ना। हमने वहां पर सिर्फ इतना से देखा है कि भाई जब नॉन साइक्लिक या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली एटीपी बनती है, लेकिन डिटेल में जाके माइक्रो लेवल पे जाके हमें ये देखना होगा कि ये एटीपी बनी कैसे। वहां पर हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करी थी और मैंने बार बार आपको बोला था कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही जरूरी है एटीपी सिंथेसिस के लिए। बिना इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। तो वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट की हमने बात करी थी जिसकी मदद से एटीपी बनती, वो बनती कैसे है, उसके लिए पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने बच्चों एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी प्रपोज करी, एक पुट फॉरवर्ड करा हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ऑस्मोसिस आप सब लोग समझते हो बच्चों, वाटर के रेस्पेक्ट में हम यूजुअली बात करते हैं कि जब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जाता है, मतलब जिधर वाटर का अमाउंट ज्यादा है उधर से जिधर वाटर कम है जिस सॉल्यूशन में, उधर की तरफ जब मूवमेंट होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां पर पीटर मिशेल ने प्रोटॉन्स के लिए इस ऑस्मोटिक मूवमेंट का यूज करा, इस टर्म का यूज करा बच्चों। और इसीलिए क्योंकि यहां पर एक हम आयन के मूवमेंट का या प्रोटॉन के या हाइड्रोजन आयन के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको केमी ऑस्मोसिस बोला। एक केमिकल का ऑस्मोसिस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नाम की थ्योरी उन्होंने आगे रखी इस चीज के लिए कि भाई किस तरह से ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है ये एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। तो जो मैकेनिज्म है एटीपी सिंथेसिस का विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसको आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और फिर हम तैयार हो जाएंगे किस चीज को पढ़ने के लिए बच्चों, डार्क रिएक्शन, जिसमें ये जो एटीपी है और एनएडीपीएच इनको यूटिलाइज किया जाएगा बच्चों फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे, उसको फिक्स करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी आज का लेक्चर। ठीक है, तो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बच्चों यदि हम बात करें, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करें तो जैसा भी मैंने आपको बताया था बच्चों, इट वाज प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल। पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने इस केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया था टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन रेस्पिरेशन, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और बच्चों ऑलरेडी हम किसकी बात कर चुके हैं, रेस्पिरेशन की बात कर चुके हैं, रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पर भी ये केमियो ऑस्मोसिस हमने देखा था एटीपी प्रोडक्शन के लिए, वहां पर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन एनसीईआरटी ने इस केमियो ऑस्मोसिस को इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो यहां पर हम पूरी डिटेल देखेंगे जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन करी है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जितना भी कुछ है बच्चों वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली वहीं से बनने हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम केमियो ऑस्मोसिस को ज्यादा डिटेल में देखेंगे इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बच्चों जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इन रेस्पिरेशन, और लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है हम यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं किसी के अंदर। किसके अंदर कर रहे हैं, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बना रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जिसमें हम एनर्जी को ट्रैप करके स्टोर करके रख रहे हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल आप जानते हो बच्चों। तो ये फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन के अंदर ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था भाई, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। यदि हमें एडीपी में एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर एटीपी बनानी है, किससे, एडीपी से एटीपी बनानी है, तो हमें एनर्जी चाहिए होगी।
यदि ये एनर्जी रेडॉक्स रिएक्शन से मिल रही है, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से मिल रही है बच्चों, तो फिर उस तरह के फॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कहां देखने को मिल रहा था बच्चों? रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन यदि यही एनर्जी जो हमें एटीपी बनाने के लिए चाहिए, एक एडीपी में फॉस्फेट जोड़कर एटीपी को बनाना है, फॉस्फोराइलेशन हमें करना है, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए यदि ये हमें लाइट से मिल रही है बच्चों, तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, जो कहां देखने को मिलता है? जो हमें देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। दोनों चीजों में अंतर है बच्चों, हो दोनों जगह फॉस्फोराइलेशन रहा है। फॉस्फोराइलेशन सिंपल में याद रखोगे एटीपी का फॉर्मेशन, लेकिन एक जगह रेडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी काम में आ रही है और दूसरी जगह लाइट एनर्जी काम में आ रही है। जहां रेडॉक्स एनर्जी काम में आ रही है फॉस्फोराइलेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और जहां पर लाइट एनर्जी काम में आ रही है बच्चों, उसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो आई थिंक ये दोनों वर्ड्स भी आप क्लियर हो गए होंगे, किसको हम फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे और किसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। Chemiosmotic hypothesis is based on the development of a proton gradient across a membrane, है ना? क्रक्स यही है बच्चों, यदि हम समराइज करना चाहें, एक स्टेटमेंट में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को बताना चाहे कि भाई वो क्या है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? एक मेम्ब्रेन। हमें यहां पर रिक्वायरमेंट क्या होती है? यदि हम एटीपी का सिंथेसिस करना चाह रहे हैं केमियोस्मोसिस के थ्रू, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो है एक मेम्ब्रेन जो दो चेंबर्स को सेपरेट कर रही हो। रेस्पिरेशन के अंदर इट वाज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो किसको सेपरेट कर रही थी? स्ट्रोमा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके बीच के स्पेस को। ये दो चेंबर्स थे, बीच में इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया थी। यहां पर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन का काम कर रही है जो अगेन दो चेंबर्स को सेपरेट कर रही है। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ तो ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, जिसको नहीं समझ में आया उसको लास्ट लेक्चर एक बार देखना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर इस पे आना बच्चों, ठीक है? तो यहां पर जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि एक मेम्ब्रेन हो, और उसके अक्रॉस जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? क्या होना चाहिए? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब है, इस मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रोटॉन्स यानी कि H+ हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होने चाहिए और एक तरफ कम होने चाहिए, सिंपल, नथिंग एल्स, है ना? यदि हम रेस्पिरेशन की बात करें तो जो मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके किस तरफ प्रोटॉन्स ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहे थे? टुवर्ड्स द आउटसाइड, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बच्चों, और टुवर्ड्स द इनर साइड कम थे। यहां पर जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ ज्यादा अक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में, और जो बाहर की तरफ का सरफेस है यानी कि टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, उधर रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो ग्रेडियंट दोनों तरह की जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है बच्चों, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनमें उल्टा अलग तरीके से डेवलप होता है। मतलब एक में मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ और एक में मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। तो आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने क्या करा है कि ये जो दोनों में हमें केमियोस्मोसिस देखने को मिलता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में जिसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि रेस्पिरेशन में होता है, उनको कंपेयर यहां पर कर रखा है ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक, तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में मेम्ब्रेन्स थ्रू विच प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप आर दी, अभी मैंने आपको बताया यहां पर जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, दैट इज थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स बच्चों। जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है बच्चों, दैट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ये फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। यहां पर जो प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट होते हैं वो थाइलेकोइड की ल्यूमन में होते हैं, यानी कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड की तरफ। जबकि रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें, इधर की तरफ रेस्पिरेशन, इधर फोटोसिंथेसिस बच्चों, तो यहां पर प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी मैंने आपको बोला था जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी बाहर की तरफ क्या, उसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा अक्यूमुलेट होते हैं इन कंपैरिजन टू द इनर सरफेस या इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तीसरा, ऑलरेडी अपन ने अभी डिस्कस कर लिया था, यहां पर लाइट एनर्जी यूज होती है बच्चों इस ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए, जबकि यहां पर रेडॉक्स एनर्जी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी काम में आती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। आगे बात समझ में? तो दिस इज कंपैरिजन बिटवीन फॉस्फोराइलेशन व्हिच अकर्स इन फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि रेस्पिरेशन के अंदर होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ द मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट।
जो मैंने जो आपको बोला था कि भाई हम ये केमियोऑस्मोसिस पढ़ तो रेस्पिरेशन में भी चुके हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर इसको एक्सप्लेन कराया, जिसको फिर पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। यहाँ से अब पूरी जो लैंग्वेज है लास्ट तक की बच्चों केमियोऑस्मोसिस में, वो पूरी लैंग्वेज एनसीईआरटी की है, उन्हीं को मैं पॉइंट्स में ब्रेक करके प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस में जमा कर और समझाने के लिए आपके लिए लाया हूँ बच्चों। यहाँ पर हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन लैंग्वेज एनसीईआरटी की यूज कर रहे हैं क्योंकि यहीं से सीधे सीधे लाइनें उठकर आपके लिए क्वेश्चंस में आती है, तो हमें ये सारी लाइंस अच्छे से पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है बच्चों? सिंस splitting of water molecule takes place on the inner side of the thylakoid membrane, the protons or the hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid। तीन फैक्टर्स हम कह सकते हैं जो प्रोटॉन्स को, यहां पर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ अक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में इकट्ठा कर देते हैं इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर क्या कह रहा है? ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं बच्चों जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लास्ट लेक्चर में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होती, सिर्फ नॉन साइक्लिक में होती है, वो भी पीएस सेकंड सिस्टम से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। वहां पर जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही थी तो प्रोटॉन का प्रोडक्शन भी हो रहा था, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, दो प्रोटॉन्स निकल रहे थे और एक ऑक्सीजन एटम निकल रहा था एक वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों। तो वहां पर वो जो दो प्रोटॉन्स निकलते हैं वो कहां रिलीज होते हैं? इनटू द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। किधर की तरफ? ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में बच्चों। क्यों? मान लो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन मान के चलो इसको, यहाँ की अंडरस्टूड की डबल मेम्ब्रेन है और इसमें क्या है बच्चों? ये ग्रेना है जिनमें थाइलेकोइड्स है। यदि मैं इनमें से एक थाइलेकोइड को यहां पर बनाऊं, ये एक थाइलेकोइड मैंने यहां पर बनाया है, तो स्प्लिटिंग देखो यहां पर ये क्या है? ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं ना, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। और ये इसके बाहर क्या होगा? दिस इज द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बच्चों। प्रोटॉन्स यहां पर कहां अक्यूमुलेट होते हैं? अंदर की तरफ अक्यूमुलेट होते हैं बच्चों। तो यहां अक्यूमुलेट होंगे कैसे? जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वो वाटर की स्प्लिटिंग कहां हो रही है? वो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है बच्चों ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अंदर, यानी कि ल्यूमन की तरफ का जो सरफेस है मेम्ब्रेन का, वहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। तो वहां से जो भी प्रोटॉन्स रिलीज होंगे वो किस में रिलीज होंगे? ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में रिलीज होंगे बच्चों, ना कि स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। अब ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में यदि प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो बाहर, यानी कि स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड के अंदर प्रोटॉन्स का अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। ग्रेडियंट का मतलब सिंपल डिफरेंस, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयंस डेवलप हो रहा है, अंदर ल्यूमन में बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, दैट इज स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर देखेंगे बच्चों, as electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptors of electron, that is pheophytin, which is located towards the outer side of the membrane, transfers its electron to an electron carrier, but not to an electron carrier but to a proton carrier, that is plastoquinone। और ये plastoquinone क्या करता है? जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को या साइटोक्रोम एफ को इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, तो वहां पर वो एक प्रोटॉन को रिलीज कर देता है इनटू द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। देखो ये तो लैंग्वेज एनसीईआरटी की है, अब ये समझ में आ जाएगी। पहले हम डायग्राम से इसको समझेंगे, फिर ये अच्छे से आपको समझ में आएगी। डायग्राम अगेन अपन एनसीईआरटी का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहीं से फिर क्वेश्चन आएगा यदि पूछा गया तो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। ये डायग्राम काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उसको अच्छे से समझ लेना। सेकेंड फैक्टर की अभी हम बात करें। देखो पहला फैक्टर तो ये रहा, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है, यहां पर जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है वो किधर हो रही है बच्चों? ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों? बाहर प्रेजेंट है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, है ना। अंदर क्या है? दिस इज ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। किधर प्रोटॉन ज्यादा इकट्ठे होंगे? यहां पर प्रोटॉन ज्यादा इकट्ठे होंगे इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। यहां पे देखो लिखा हुआ है स्ट्रोमा में लो H+ कंसंट्रेशन है, ल्यूमन में हाई H+ कंसंट्रेशन है। कैसे? फर्स्ट फैक्टर, इसको अपन फर्स्ट नंबर दे देते हैं। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है वो मेम्ब्रेन के इनर सरफेस की तरफ होती है, पीएस सेकंड से एसोसिएटेड होती है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं बच्चों, वो कहां पर इकट्ठे हो जाएंगे? इस ल्यूमन के अंदर। सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर में किसका रोल है? सेकंड फैक्टर में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पीएस सेकंड से बच्चों अपन ने देखा था ये पीएस सेकंड है। पीएस सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर होता है P680 होता है। जब इसको एनर्जी मिलती है लाइट एनर्जी, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों उसको कौन एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने आपको बताया था पीएस सेकंड का, फियोफाइटिन।
फियोफाइटिन केमिकली क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, एक ऐसा क्लोरोफिल है मॉलिक्यूल जिसमें से मैग्नीशियम को हटाकर 2 प्रोटॉन हमने लगा दिए हो, दैट इज फियोफाइटिन। उस फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, वहां पर जो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है बच्चों, प्लास्टोक्विनोन होता है। ठीक है, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, ये प्लास्टोक्विनोन एक प्योर इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होकर, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम नहीं करता, इसका प्राइमरी काम इलेक्ट्रॉन को कैरी करना नहीं है, इसका प्राइमरी काम प्रोटॉन H+ आयंस को कैरी करना है। हाँ, H+ आयंस के साथ ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को साथ में क्लब करके कैरी कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर P680 से जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर फियोफाइटिन के पास आता है बच्चों, इस फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा प्लास्टोक्विनोन के पास। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को आगे साइटोक्रोम को देने के लिए, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम को पास ऑन करेगा, क्या जरूरी है कि ये एक प्रोटॉन को साथ लेकर चले। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन यहां पर चाहिए होगा इस इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन से साइटोक्रोम के पास भेजने के लिए प्लास्टोक्विनोन को, ये प्लास्टोक्विनोन इस प्रोटॉन को कहां से उठा रहा है, ये उठा रहा है फ्रॉम द ल्यूमन फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखो बाहर से उठा रहा है, बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में से प्रोटॉन उठाया इस प्लास्टोक्विनोन ने, इस प्रोटॉन के साथ फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन आया उसको क्लब करा, इन दोनों को किसको ट्रांसफर कर देगा, साइटोक्रोम को बच्चों। और यहां पर साइटोक्रोम F क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो आगे किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को। ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचाना है हमें, P700 PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर तक। तो इलेक्ट्रॉन तो आगे चला जाएगा, लेकिन साइटोक्रोम F अब प्रोटॉन कैरियर नहीं है। प्रोटॉन कैरियर कौन था, प्लास्टोक्विनोन, उसने प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन दोनों को किसके पास भेजा, साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को तो आगे भेज देगा, लेकिन वो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसको प्लास्टोक्विनोन से मिला था, उस प्रोटॉन को ये कहां रिलीज कर रहा है बच्चों, उस प्रोटॉन के रिलीज कर रहा है इनटू द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। अब आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी जो एनसीईआरटी लिख रही है। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने कि भाई जो फियोफाइटिन है विच इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द पीएस सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ द पीएस सेकेंड P680, इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है प्लास्टोक्विनोन। बट एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ना होकर एक प्रोटॉन कैरियर है। इसका काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना नहीं है प्राइमरीली, इसका काम है प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन इसको हम काम में ले रहे हैं एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, और उसको एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर काम में लेने के लिए क्या जरूरी है कि यहां पर एक प्रोटॉन भी हो। प्रोटॉन के साथ साथ तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, अकेला नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो प्रोटॉन लेगा वो कहां से लेगा, फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लिया प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेजा, इसने कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यहां पर साइटोक्रोम F जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, ना कि एक प्रोटॉन कैरियर। अब वो आगे प्रोटॉन को नहीं भेज सकता, तो यहां से साइटोक्रोम ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आगे भेज देगा प्लास्टोसाइनिन के पास, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, लेकिन इसको प्रोटॉन को कहां रिलीज करना पड़ेगा, इनटू द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। तो एक तो वाटर स्प्लिटिंग की वजह से यहां पर ल्यूमन में प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू अ प्रोटॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन, इसकी वजह से भी ल्यूमन के अंदर किसका अक्यूमुलेशन हो रहा है बच्चों, इसकी वजह, गुड मॉर्निंग बेटा, इसकी वजह से अंदर प्रोटॉन्स का अक्यूमुलेशन हो रहा है। दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए फॉर द अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड बच्चों। तीसरा फैक्टर क्या होता है, ठीक है, अब आराम से आई थिंक चीजें समझ में आ रही होगी, अब आप समझ सकते हो। यहां पर तीसरा फैक्टर यहां पर देख सकते हो बच्चों, देखो ये रिलेटिव है। रिलेटिव क्या है, अपन ने देखा था अगेन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जेड स्कीम की हम बात करेंगे। जेड स्कीम के एंड में क्या हो रहा था, जेड स्कीम के एंड में जो NADP था, NADP प्लस था बच्चों, वो रिड्यूस हो रहा था, यानी कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और क्या बना रहा था, NADPH। आया याद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है NADP प्लस, तब जाके NADPH बनता है। अब यहां पर प्रोटॉन यूटिलाइज हो रहा है, और ये प्रोटॉन कहां से यूटिलाइज हो रहा है, आप देख सकते हो, जो NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, ये थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन जो पिंक कलर से आपको दिख रही है बच्चों, इसके आउटर सरफेस पे हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनर सरफेस पे हो रही थी एसोसिएटेड विद PS सेकेंड, जो NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है वो आउटर सरफेस पे हो रहा है एसोसिएटेड विद PS फर्स्ट। और यहां पर ये जो प्रोटॉन उठाया जाएगा फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस इनटू NADPH, ये प्रोटॉन अगेन कहां से उठाया जा रहा है, फ्रॉम द स्ट्रोमा। क्यों, क्योंकि NADPH का फॉर्मेशन स्ट्रोमा की तरफ वाले सरफेस पे हो रहा है, वहां पर प्रोटॉन चाहिए होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा ही पास में है, तो स्ट्रोमा से ही उठाया जाएगा। तो यहां पर रिलेटिवली कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली
जब NADP प्लस से NADPH बनता है तो ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड के कंपैरिजन में स्ट्रोमा में H प्लस कम हो जाता है। उल्टा मैं क्या कह सकता हूं कि जब NADPH का फॉर्मेशन हुआ तो क्योंकि यहां पर स्ट्रोमा में से H प्लस यूटिलाइज हो गया है तो स्ट्रोमा के कंपैरिजन में रिलेटिवली, आप पढ़ते हो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट टर्म्स फिजिक्स में भी, रिलेटिव मोशन एंड ऑल, तो रिलेटिवली थाइलेकोइड की ल्यूमन के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनसाइड द ल्यूमन एंड इनटू द स्ट्रोमा एंड इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बढ़ रहा है। डिफरेंस बढ़ रहा है यानी ग्रेडियंट बढ़ रहा है, एक तरफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एक तरफ कम हो रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? दिस डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स बिटवीन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड एंड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? यहां पर ये जो प्रोटॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं इनकी टेंडेंसी क्या होगी? किसी भी चीज की टेंडेंसी क्या होती है? जहां पर वो ज्यादा है उधर से कम की तरफ जाएगा। तो प्रोटॉन्स क्योंकि अंदर इकट्ठे हो रहे हैं तो इनकी टेंडेंसी होगी बाहर निकलने की, और यही जो मूवमेंट होगा प्रोटॉन्स का, यहां पर हमने क्या करा है, एक तरीके से लाइट एनर्जी को भी प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में ट्रैप कर लिया है। एनर्जी आप बोलते हो ना बच्चों की एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। यहां पर हम यही कर रहे हैं। लाइट एनर्जी को फिलहाल हमने इन प्रोटॉन्स के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया है इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। अब जब ये मूव करेंगे तो इनका जो मूवमेंट होगा उस समय हम इनमें ट्रैप एनर्जी को निकाल लेंगे, और ये निकालने का काम कौन करता है? एटीपीएज एंजाइम करता है बच्चों, जो अगेन कहां लोकेटेड है? इन दी मेम्ब्रेन ऑफ दी थाइलेकोइड। इस एटीपीएज एंजाइम में दो पार्टिकल्स होते हैं, F0 यानी कि F0 एंड F1 पार्टिकल। अगेन इनकी बात मैंने रेस्पिरेशन में भी करी थी और यहां पर वापस करेंगे बच्चों। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये जो देखो लिखा हुआ है हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इधर की तरफ लो है, इधर हाई है बच्चों। हाई की तरफ से लो की तरफ मूवमेंट होगा प्रोटॉन्स का। ये प्रोटॉन्स किसके थ्रू मूव करते हैं? यहां पर आप देख सकते हो, एक बार डायग्राम पूरा समझ लेते हैं फिर अपन थ्योरी पढ़ लेंगे। तो मेम्ब्रेन के अंदर ही बच्चों एटीपीएज एंजाइम है। इस एटीपीएज एंजाइम में दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट तो क्या है बच्चों? CF0 पार्टिकल, कंपोनेंट F0 पार्टिकल, ठीक है, F0 कॉम्प्लेक्स, और दूसरा बच्चों F1 पार्टिकल है। जो F0 पार्टिकल है बच्चों वो किसका काम करता है? वो प्रोटॉन चैनल का काम करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन चैनल। ट्रांस मेम्ब्रेन थ्रू द मेम्ब्रेन, एक ऐसा चैनल जिसके थ्रू प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो सकता है। कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मींस फ्रॉम ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये F0 किसके साथ क्लब्ड होता है, एसोसिएटेड होता है? F1 पार्टिकल के साथ बच्चों, जो कि आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड की तरफ है। किससे जुड़ा हुआ है? F0 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। जब F0 पार्टिकल के थ्रू होता हुआ प्रोटॉन बाहर निकलता है उस वक्त इस प्रोटॉन में जो ट्रैप्ड एनर्जी है उसको ये जो F1 पार्टिकल है यूटिलाइज करता है, और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ किसको जोड़ देता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और क्या बनाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, जो तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड यहां पर बन रहा है बच्चों। इस तरह से हमने एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को ट्रैप कर लिया है। तो एटीपीएज एंजाइम दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ऐसे याद रखो। एक F0 पार्टिकल जो मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड में है, और एक F1 पार्टिकल जो आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन की तरफ है बच्चों। F0 पार्टिकल का काम है प्रोटॉन चैनल की तरफ बिहेव करना, उसके थ्रू प्रोटॉन क्रॉस होगा। F1 पार्टिकल का काम है ये जो प्रोटॉन निकल रहा है थ्रू दी F0, इसकी एनर्जी को काम में लेके एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बना दे? एटीपी बना दे। इस तरह से प्रोटॉन्स वापस से बाहर निकलते जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहां से बाहर निकल रहे हैं और यहां पर अक्यूमुलेट होते रहेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इकट्ठे होते रहेंगे, ग्रेडियंट बना रहेगा, बाहर मूव करते रहेंगे, एटीपी का प्रोडक्शन होता रहेगा बच्चों। बाद में ये जो एनर्जी है एटीपी की, इसको यूटिलाइज, अभी भी इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म होगी आगे ये एनर्जी, हम इसको यूटिलाइज करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द डार्क रिएक्शन, जहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बच्चों। तो आई थिंक अब ये जो डायग्राम इसका पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है, अच्छे से हमें समझ में आ गया है। तो अब हम चाहें तो थ्योरी को आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखना आपको किसी भी पॉइंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम फर्स्ट फैक्टर की बात कर चुके थे कि भाई किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। तीन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर हमने देख लिया कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है टुवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड होती है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में जो प्रोटॉन रिलीज होता है वो ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में छोड़ दिया जाता है, उसमें इकट्ठा होता है। दूसरा फैक्टर मैंने प्लास्टिक्विनोन का बताया था कि ये जो प्लास्टिक्विनोन मॉलिक्यूल है बच्चों, ये क्या करता है, क्योंकि ये एक प्रोटॉन कैरियर है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम
फियोफाइटिन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रोटॉन उठाता है फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों को किसको पास ऑन कर देता है बच्चों? ये पास ऑन कर देता है इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज साइटोक्रोम एफ को। साइटोक्रोम एफ इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा प्लास्टोसाइनिन के पास, लेकिन उस समय प्रोटॉन का वो साथ में आगे नहीं भेजेगा क्योंकि वो प्रोटॉन कैरियर नहीं है। वो प्रोटॉन को किस में रिलीज कर देगा? इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड रिलीज कर देगा बच्चों। आगे देखते हैं तीसरा फैक्टर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है बच्चों, वो कहां पर लोकेटेड है? टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड, है ना। इट इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS plus protons are also necessary। यदि हमें NADP plus को रिड्यूस करना है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द PS फर्स्ट बच्चों, वो तो चाहिए NADP प्लस को रिड्यूस करने के लिए। रिडक्शन कैसे होता है? तीन तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके, ऑक्सीजन का लॉस करके बच्चों। यहां पर जब NADP प्लस का रिडक्शन होता है तो दो चीजें हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स का भी गेन कर रहा है और हाइड्रोजन आयंस का भी गेन कर रहा है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहां से आ जाएंगे? फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ द PS फर्स्ट। प्रोटॉन कहां से आएगा? यहां पर अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि NADPH का फॉर्मेशन किधर हो रहा है? टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो NADP प्लस से NADPH बनाने के लिए जो प्रोटॉन चाहिए होता है वो स्ट्रोमा से उठाया जाएगा। तो स्ट्रोमा में H प्लस कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। आप वापस से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है हम उसको बढ़ा रहे हैं, एक तरफ ज्यादा हो रहे हैं प्रोटॉन, एक तरफ कम होते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो these protons are also removed from the stroma जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस। क्लियर? तो तीनों फैक्टर्स में मेरे हिसाब से 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। बच्चों केमियो ऑस्मोसिस ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे सिर्फ रटते हैं, और इसीलिए पूरा एक लेक्चर डेडिकेट करके लाया हूं केमियो ऑस्मोसिस पे। आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं बच्चों कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, आप ही की तरह मैंने भी नीट क्रैक करा था। हमारे समय उसको AIPMT बोलते थे। एक अटेम्प्ट में क्रैक किया था विद 12th क्लास विद ऑल इंडिया रैंक 196, है ना। तो एक चीज जो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने एग्जाम्स क्रैक करे हैं, फिर MD भी करी है बच्चों, एज ए डॉक्टर भी वर्क कर रहा हूं, तो हाँ अपने एक्सपीरियंस से एक चीज कह सकता हूं कि वही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करते हैं जो कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। यदि हम 100 बच्चों का सैंपल लें तो ये मान के चलो वो सिर्फ 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लक कुछ ज्यादा ही शानदार होता है ना, जो तारे होते हैं किस्मत की बुलंदी पर होते हैं कि प्रॉपर पढ़ाई करने के नहीं करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, रट रट के भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 97 बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, 3 का हो सकता है लक के भरोसे, लेकिन 97 का तो कंसेप्चुअल स्टडी और मेहनत से ही होता है बच्चों। अब आपकी इच्छा है कि आप उन 3 बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हो जो सिर्फ किस्मत के भरोसे है। देखो किस्मत तो पता नहीं किसकी चमके किसकी नहीं चमके, या आप चाहते हो कि श्योरिटी रहे कि हाँ कि भाई हमारा तो सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, मैं 1% भी डाउट नहीं रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहती हूँ, तो फिर बच्चों कंसेप्चुअल स्टडी जरूरी है। क्योंकि कंसेप्चुअल अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरा लेक्चर देख लो, एक बार लेक्चर के बाद फटाफट से रिवाइज कर लेना नोट्स को, कभी नहीं भूलोगे आप केमियो ऑस्मोसिस। भूलोगे क्यों नहीं? क्योंकि अब भूली वो चीज जाती है जो हमें रटनी पड़ रही है जबरदस्ती बिना समझे। जो चीज समझ के याद करी है वो फिर नहीं भूलते हैं हम, और जिंदगी भर नहीं भूलते हैं बच्चों। और इसीलिए तो आज डॉक्टर होते हुए, इतना हेक्टिक लाइफ होते हुए भी आपको पढ़ा पाता हूं, क्योंकि मैंने अपने समय जो चीजें पढ़ी थी वो इस तरह से पढ़ी थी कि आज भी मेरे को उनमें दिक्कत नहीं आती है ना। नहीं तो डॉक्टर के प्रोफेशन में थोड़ी हम ये पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे थोड़ी पढ़ते हैं, तो भी आपको पढ़ा रहा हूं। आगे बात समझ में? तो भाई कंसेप्चुअली पढ़ो। तो ड्यू टू दी अबव 3 फैक्टर्स, जो अभी हमने 3 फैक्टर्स देखे, विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन्स का नंबर कम हो रहा है, while in the ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में बढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन द पीएच इन द ल्यूमन। अभी क्या कह रहा है, एक और इंफॉर्मेशन यहां पर दे दी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में पीएच इकट्ठा हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे हो रहे हैं। अब जिस जगह हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, कोई भी ऐसा मीडियम या सॉल्यूशन जहां पर H+ आयंस बढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि वहां पर हम क्या बोलेंगे, पीएच कम हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। सिंपल वे में बोलूं तो बच्चों, जहां पर भी H+ आयंस बढ़ेंगे वहां एसिडिक कैरेक्टर डेवलप होगा। एसिडिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, आप कह सकते हो पीएच कम हो रहा है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि आपको कहां पर पीएच कम मिलेगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड,
या दोनों तरफ सेम मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रोमा में पीएच ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड, क्योंकि ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में H+ आयंस का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है बच्चों। आगे देखते हैं हम। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पर डेवलप हुआ है कि हमने एक तरफ प्रोटॉन्स ज्यादा इकट्ठे कर दिए, एक तरफ कम है बच्चों, इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ऊपर वाले ने क्यों इस तरह का सिस्टम बनाया है? तो अभी वैसे मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड में प्रोटॉन्स ज्यादा, स्ट्रोमा में कम। इसकी वजह से प्रोटॉन्स की टेंडेंसी क्या होगी कि भाई इस डिफरेंस को कम किया जाए। जिधर ज्यादा है उधर से टेंडेंसी प्रोटॉन्स की होगी कम वाली तरफ मूव करने की, कोशिश हमेशा बराबरी करने की होती है। अभी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो जब प्रोटॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जिधर प्रोटॉन्स कम है, तो हम क्या कहेंगे? ये ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है। ग्रेडियंट ब्रेक होने का मतलब जो डिफरेंस था इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स वो कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कम हो नहीं पाता, क्योंकि लगातार जो अपना जो पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम से वो तो लगातार काम कर रहे हैं, उनकी वजह से लगातार प्रोटॉन आ रहे हैं, लेकिन नेचर ट्राई तो कर रही है। और जब ये ग्रेडियंट को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड टू दी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरो, किसके थ्रू हो रहा है? एटीपीएज एंजाइम के F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू। और उस वक्त ये जब ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स हो रहा है, तो इन प्रोटॉन्स के मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपीएज एंजाइम पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ उस एनर्जी को यूज करता है, किसको जोड़ने के लिए? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ताकि एटीपी बनाकर उसके फॉर्म में एनर्जी को ट्रैप किया जा सके बच्चों। So the gradient is broken down due to the movement of the protons across the membrane towards the stroma through the transmembrane channel of the F0 particle of the ATPase। ATPase के F0 particle जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन करा था, किसका काम करता है बच्चों? प्रोटॉन चैनल का काम करता है। उसके थ्रू जब मूवमेंट होगा तो इस जो प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, इनके मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अब F1 पार्टिकल यूटिलाइज करेगा और एडीपी से एटीपी बना लेगा। जो एटीपीएज एंजाइम है बच्चों, उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी ने बता रखा है आपको, द एटीपीएज एंजाइम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था, एक F0 कॉम्प्लेक्स, एक F1 कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों। F0 का क्या काम है? इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक चैनल बनाता है दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी कि जो प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है थ्रू द F0 पार्टिकल, वो किस तरह का मूवमेंट है? एक्टिव मूवमेंट है, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, या पैसिव मूवमेंट है, बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर के? तो याद रखना, यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके लिए हमें अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। और ये भी ऐसा क्यों बनाया ऊपर वाले ने कि एनर्जी देने की जरूरत नहीं? यदि मान लो इस मूवमेंट के लिए एनर्जी देनी होती तो उल्टा हम तो एनर्जी दे रहे हैं, जबकि हमें तो क्या है, इस मूवमेंट से एनर्जी चाहिए भाई, तभी तो एटीपी बना पाएंगे। हमें तो एनर्जी चाहिए जिसको हम ट्रैप कर सकें। इसीलिए ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई वो सिस्टम या वो मैकेनिज्म या वो मूवमेंट जहां से हमें एनर्जी लेने की जरूरत है वहां देनी ना पड़े। और देनी कब नहीं पड़ेगी? जब वो मूवमेंट या वो प्रोसीजर या वो प्रोसेस या वो मैकेनिज्म पैसिव हो। पैसिव यानी कि विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वर्ड आ गया, इसका मतलब विदाउट एनर्जी है। बस अंतर इतना सा है, वो डिफ्यूजन मूवमेंट, यानी कि डिफ्यूजन मूवमेंट क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनर्जी। यदि वो बिना किसी चैनल की मदद से हो तो कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन, डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन हो रहा है। लेकिन यदि वहां पर उसको करने के लिए स्पेसिफिक चैनल्स चाहिए, जैसे यहां पर F0 पार्टिकल चैनल का काम कर रहा है, प्रोटॉन चैनल का, तो फिर उसको यदि चैनल की मदद से डिफ्यूजन हो रहा है उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बट है पैसिव, एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। तो इट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बच्चों F0 पार्टिकल का काम तो हो गया प्रोटॉन्स का मूवमेंट करवाना अक्रॉस देम थ्रू अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब F1 पार्टिकल जो F0 से जुड़ा हुआ है, ये बाहर की तरफ होता है। इट प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रोमा। इसका क्या काम है बच्चों? इसका काम होता है एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बना देना। इस तरह से एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं
ये एनर्जी कहां से आई थी पहली बार? सनलाइट से। लाइट एनर्जी हमने पूरा पीएस फर्स्ट ने उसको ट्रैप करा, पीएस फर्स्ट ने उसको किसके फॉर्म में स्टोर कर दिया? NADPH और ATP के फॉर्म में अब ट्रैप कर लिया है बच्चों। बीच में ये एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ट्रैप हुई? प्रोटॉन्स के ग्रेडियंट के फॉर्म में ट्रैप हुई। फिर इसको हमने कैसे निकाला? प्रोटॉन्स का मूवमेंट करा के वापस उनसे निकाल लिया और एटीपी में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। केमियो ऑस्मोसिस के लिए तो अब हम कह सकते हैं, जब पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया तो हमें क्या क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए। मतलब प्रोटॉन पंप का मतलब वो तीन फैक्टर्स जो एक तरफ प्रोटॉन्स को इकट्ठा करें, पंप करें। किधर की तरफ पंप किया जा रहा है प्रोटॉन्स को? टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड। एक तरफ कम कर दें यानी कि स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसकी वजह से क्या डेवलप होगा? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। अल्टीमेटली एटीपीएज एंजाइम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। एटीपीएज जो एंजाइम है बच्चों, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहां पर बता रखा है एनसीईआरटी ने, एक बार देख लेते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द F1 पार्टिकल ऑफ द एटीपीएज। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है यानी कि प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है F0 पार्टिकल के थ्रू, उस वक्त याद रखना F1 पार्टिकल में क्या हो रहा है? स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, कन्फर्मेशन चेंजेस। क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या चीज स्टिमुलेट करेगी कन्फर्मेशनल चेंज इन F1 पार्टिकल? मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू F0 पार्टिकल। ये क्वेश्चन बनेगा। which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP। इस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है बच्चों, है ना। ये डायग्राम अभी अपन ने पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम कर लिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था आपको, डिटेल में बता दिया है बच्चों। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि केमियो ऑस्मोसिस में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। केमियो ऑस्मोसिस यहाँ पर खत्म होता है। वैसे होना नहीं चाहिए बट फिर भी है बच्चों, तो एक बार देख लो अभी जो मैंने पढ़ाया, फटाफट से गो थ्रू हो जाओ। 5-10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जितने में पानी पी रहा हूँ। कोई भी डाउट हो यहीं पूछ लो, मैं नहीं चाहता कोई डाउट घर पे लेकर जाओ। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ने के पहले बच्चों कुछ टर्म्स हमें देखने, एक बार दो टर्म्स हम देख लेंगे। क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड, कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, क्वांटम मींस फोटोन ऑफ लाइट, द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा और फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। अभी हमने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस के दौरान स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है। जब दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिलता है। और ये वाटर स्प्लिटिंग कहां हो रही थी बच्चों? इट वाज एसोसिएटेड विद पीएस सेकंड। और उसके लिए क्या अपन ने देखा था कि जब लाइट ट्रैप होती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जब लाइट को ट्रैप करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देता है रिएक्शन सेंटर, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है। इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमें लाइट एनर्जी चाहिए। जब तक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रिलीज के लिए हमें लाइट एनर्जी ट्रैप करनी जरूरी है प्लांट्स के लिए, है ना। क्लियर है? अब कितनी लाइट चाहिए होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को स्प्लिट करने के लिए? वो कहलाती है क्वांटम रिक्वायरमेंट। सिंपल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाने के लिए, रिलीज करने के लिए जितनी लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी लाइट ट्रैप करनी पड़ती है, जितने फोटॉन्स चाहिए होते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटम रिक्वायरमेंट। और ये फैक्ट एंड फिगर है, हम कह सकते हैं। ये तो याद करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझा दिया है कि भाई मीनिंग क्या है क्वांटम रिक्वायरमेंट का, लेकिन जो वैल्यू है दैट इज अ फैक्ट, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, चेंज नहीं हो सकती। तो दिस इज 8 फोटॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए हमें 8 फोटॉन्स चाहिए होते हैं लाइट के बच्चों। अब दूसरा टर्म इसी से रिलेटेड है, सिंपल, बस याद रखना। क्वांटम रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए? क्वांटम यील्ड पूछ रहे हैं, क्वांटम यील्ड पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक फोटोन से कितनी ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमें पता है बच्चों कि 8 फोटॉन्स से 8 फोटॉन्स से
एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो एक फोटोन से हमें क्वांटम यील्ड निकालनी होगी। तो कैसे निकालोगे? एक फोटोन से कितनी होगी? दिस विल बी 1/8। 1/8 क्या आ जाएगा बच्चों आपका? 0.125 है ना। 0.125 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं परसेंटेज में 12.5% ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में क्लियर है? तो क्वांटम यील्ड क्या है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय वन क्वांटम, यानी कि वन फोटोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। तो 8 फोटोन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, तो एक फोटोन से कितना होगा? 1/8 होगा बच्चों, दैट इज 0.125, और 12.5% विल बी दी आंसर। तो यहां पर जो लाइट रिएक्शन हम पढ़ रहे थे उसमें हमने सारा कार्यक्रम देख लिया है बच्चों, और आई थिंक, मुझे नहीं लगता, मैं गारंटी, मैंने और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस इसीलिए पर्टिकुलरली मैंने खुद खोल खोल कर देखे पिछले 3-4 दिनों में, कि क्या किसी ने ये जो पूरे फोटो सिस्टम्स का मैकेनिज्म है, PS1 PS2 साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, आज का लेक्चर अपना ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट का होने में आया, 40-45 मिनट का। पिछला लेक्चर साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का था, आई थिंक मुझे जहां तक ध्यान है, अगेन वो भी 1-1.25 घंटे का लेक्चर था। मतलब लाइट रिएक्शन को पढ़ने में, उसके पहले भी हमने एक लेक्चर लिया था करीब 1 घंटे का, तो लाइट रिएक्शन को पढ़ाने में मैं ऑलरेडी 2.5 से 3 घंटे ले चुका हूं बच्चों, है ना। और सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने देख लिए, कहीं पर भी इतना कंसेप्चुअली और इतना डिटेल में किसी ने भी लाइट रिएक्शन को नहीं पढ़ाया है। अब कुछ बच्चों के लिए मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये अच्छा भी नहीं लगता, बट देखो, मैं वही काम करूंगा जो आप लोगों के लिए अच्छा है। मैं यहाँ पर व्यूज काउंट के लिए नहीं आता हूँ, सब्सक्राइबर काउंट के लिए नहीं आता हूँ, अब उसकी मुझे जरूरत नहीं है ना। ये तो आप लोग खुद समझते हैं, आप खुद डॉक्टर बनने के लिए फाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ना। आप वैसे ही इतना अर्न कर रहे होते हो कि आप एक रेस्पेक्टेबल लाइफ कैरी ऑन कर सकते हो विदाउट दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना, विदाउट गेटिंग व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। तो उस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब उस चीज़ के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ तो भाई मैं इस चीज़ की कभी चिंता नहीं करूंगा कि भाई किस चीज़ से बच्चे चैनल पे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। मुझे यहाँ पर वो बच्चे चाहिए जो वास्तव में डॉक्टर बनने का जुनून रखते हैं, जो वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हैं, और जो क्वालिटी टीचिंग चाहते हैं, जो कंसेप्चुअल स्टडी से डरते नहीं हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, लाइफ में सक्सेसफुल भी वही होंगे, ये तो गारंटी है, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। डॉक्टर बनने के बाद भी इतना आसान नहीं होता है, कंपटीशन आज की तारीख में हर जगह बहुत है। मैंने भी एमडी कर ली है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, पेन फिजिशियन हूँ, बट यदि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, दुनिया में सर्वाइव करना है, अपने कंपटीटर्स के सामने आपको फाइट करना है, टिके रहना है, तो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उन बच्चों का भी ध्यान रखता हूँ जो ठीक है किसी कारण से नहीं इतना डिटेल में पढ़ सकते या पढ़ना चाहते, उनके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे लेक्चर पे। वन शॉट लेक्चर्स भी मैं कन्वर्ट भी कर दिया है, और भी आपके लिए कुछ सरप्राइज आ रहा है बच्चों अगले 2-3 दिन के अंदर। मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि अगले पूरे वीक में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो जो बच्चे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ एनसीईआरटी तक रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ ला रहा हूँ, ताकि नीट 23 में जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना चाहें उनको भी मजा आ जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसको तो अब हम यहीं वाइंड अप करेंगे, कारण कि वैसे हमें आज डार्क रिएक्शन भी अभी कंप्लीट करना था, बट इट विल टेक अबाउट हाफ एन आवर मोर, आधा घंटा और लगेगा उसमें। और क्योंकि मेरी अभी सर्जरी एक शेड्यूल्ड है बच्चों, 9 बजे की एक सर्जरी कॉल है, और 9 बजने में आई थिंक, मुझे जहाँ तक ध्यान है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया है। तो मैं अभी जाऊँगा, हॉस्पिटल पहुँचूँगा, तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा C4 साइकिल का था, इस सच उसी के साथ हम डार्क रिएक्शन को, दोनों को एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, ताकि हमारा एक लेक्चर खराब नहीं हो। तो पहले डार्क रिएक्शन खत्म करेंगे आधे घंटे में, और फिर C4 साइकिल पढ़ लेंगे, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों। तो और वैसे जो मेन चीज़ थी वो लाइट रिएक्शन ही था, जो लंबा होता है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो गया है। अब बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा, तो आई थिंक अगले 3 लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो कोशिश यही रहेगी कि भाई इसी वीक में आपका ये, या नेक्स्ट मिड ऑफ द नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट ऑफ द मिड वीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने आपको बोला था कि कुछ ला रहा हूँ आपके लिए, कुछ स्पेशल चीज़ ला रहा हूँ जिससे सभी बच्चों का फायदा होगा, चाहे वो नीट 23 क्यों, 24 क्यों, 25 क्यों, पर्टिकुलरली नीट 23 वालों के लिए स्पेशली उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ लेकर आ रहा हूँ बच्चों। तो तैयार रहें,
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर लो, ठीक है, और बी कनेक्टेड। केशव क्या पूछ रहा है भाई, किडनी सिस्टम का एमसीक्यू सेशन भी वो एनसीईआरटी से ही पढ़ने से क्वेश्चन बिल्कुल निकल जाएंगे बेटा। और देखो, चाहे अभी किसी चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर है नहीं है, आपको जिनका डिटेल्ड लेक्चर नहीं है वो एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सेशन को अटेंड करें। शनिवार को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन द एलिमिनेशन का एमसीक्यू सेशन है 25 क्वेश्चंस का, सुबह 7:30 बजे बच्चों। एमसीक्यू सेशन को कंडक्ट करने का मेरा जो कारण है बच्चों, उसमें ठीक है एनसीईआरटी से 25 में से ऑलमोस्ट 20-21 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से आराम से निकल जाएंगे, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन सेशन को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंड करें कि वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं उन क्वेश्चंस में वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट कवर कर लूंगा जो एनसीईआरटी के बाहर से आ सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, अब आप लोगों का काम मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूं जो 23 नीड दे रहे हैं, क्योंकि डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़ने में और पढ़ाने में समय चाहिए, डेफिनेटली पढ़ाने में भी समय चाहिए, क्योंकि डिटेल्ड लेक्चर्स को बनाने में भी समय चाहिए होता है, उनको पढ़ाने के लिए भी समय चाहिए होता है, और आपको फिर उनको पढ़ने के लिए समय चाहिए बच्चों। और 23 नीट के लिए अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज, इसीलिए मैंने आप लोगों को बीच में कह दिया था कि भाई हम सिर्फ 4 यूनिट्स को ही अभी डिटेल में एंटरटेन करेंगे। 23 आगे भी मैं तो पढ़ाता रहूंगा, लेकिन 23 नीट वालों के लिए बहुत स्ट्रिक्टली कह चुका हूं कि भाई आप डिटेल्ड लेक्चर सिर्फ 4 यूनिट्स के देखें, क्योंकि उन्हीं में से बाहर से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी में से नहीं आते हैं जनरली। रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होता है बाकी में। हाँ, बाकी को भी पढ़ना तो चाहिए, लेकिन कब पढ़ना चाहिए? जब अभी आप 11th में ही हो या जस्ट अभी 12th आपकी चालू हुई है और आपके पास ऑलरेडी सारे डिटेल लेक्चर्स है, तो आप पढ़ सकते हो शुरुआत से। इसका फायदा ये मिलता है कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आ रहे हैं उनमें आप शॉर्ट सही आंसर लगाओगे, गलती की चांस ही नहीं रहेंगे। इसलिए डिटेल्ड स्टडी तो हमेशा जरूरी होती है, कंसेप्चुअल तो सभी चैप्टर्स में चाहिए, लेकिन हमेशा प्रैक्टिकली भी चलना चाहिए। 23 नीट के हिसाब से क्या जरूरी है कि हम सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी से पढ़ें, जो करीब 19 चैप्टर्स, 15 टू 19 चैप्टर्स हैं, 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी के, 5 प्लांट फिजियोलॉजी के, 12 3 जेनेटिक्स वाली यूनिट के, 15 और 4 रिप्रोडक्शन, 19, 50% चैप्टर्स हो गए 38 में से 19। ये 19 चैप्टर डिटेल में पढ़ने हैं, और ये 19 चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी रहा हूं, तो आपको इसमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 5 हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के हो गए, 2 हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के होने में आए, 7, 2 हमारे जेनेटिक्स वाली यूनिट के हो चुके हैं 9, और 4 हमारे रिप्रोडक्शन वाली यूनिट के हो चुके हैं 13। इन 19 में से 13 चैप्टर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, 12 हो गए, 13 अभी ये चल रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस हमारा चल रहा है 14, ठीक है। तो बाकी के भी हो जाएंगे 4-5 चैप्टर अगले 15-20 दिन में, जैसे भी हमारे कंप्लीट होंगे, जैसे जैसे मेरे को समय मिल रहा है। अभी भी काफी टाइम है हमारे पास, 3 महीने भाई, है ना। एग्जाम में तो अभी 3 महीने ऑलमोस्ट, 2.5-3 महीने। तो उसके पहले अब हमें करना क्या है, डिटेल्ड जो चैप्टर्स हैं वो तो 4-5 ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के लेक्चर्स जरूर आपको पूरे पढ़ने हैं, पूरे देखने हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, आपको लेक्चर्स मिल भी रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन सेशन कभी नहीं छोड़ना है, ये सोच के नहीं छोड़ना है कि यार अभी तो सर के डिटेल लेक्चर इस पर मैंने पढ़े ही नहीं, तो मैं कैसे क्वेश्चन सेशन अटेंड करूँ। क्वेश्चन सेशन तो अटेंड करो, एनसीईआरटी पढ़ के अटेंड करो बच्चों। एनसीईआरटी से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ऑलरेडी चैनल पे है, प्रज्वल सर ने आपको पढ़ा रखा है बच्चों, है ना। प्रज्वल सर खुद एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, मैंने ही उनको पढ़ाया है, मेरे से ही पढ़ के वो सेलेक्ट हुए हैं बच्चों। तो प्रज्वल और 12th के साथ सेलेक्ट हुआ है प्रज्वल, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, तो इंटेलिजेंट बंदा है, उसने आपको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन पढ़ाया है, चैनल के ऊपर है। तो आप ये जो क्वेश्चन सेशन है सैटरडे को, उसके पहले उसको देख लें वीडियो को, और फिर क्वेश्चन सेशन अटेंड करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।